नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और इनके आंसर्स को गैस करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते उसको नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपको इसी प्रकार से डेली जो है टॉपिक्स पर और पेपर्स पर जो है वीडियोस लेकर के आते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट जो है देता हूं मैं। आप किसी भी सरकारी जो है जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है जीएस भी मिलता है, यहाँ पे जीके भी मिलता है, यूपी टेट टेट सी टेट सभी प्रकार का जो है मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है। वो भी मैं कंप्लीट नोट्स देता हूँ, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए जो है इसमें आपको कोई भी बात अगर कहनी हो, इस एग्जाम से रिलेटेड हो या क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाए। तो गणित का जो नेचर है और उसका स्ट्रक्चर वो किस प्रकार का होता है, तो वो क्या अक्रमबद्धता होती है उसमें। तो देखिए ये एक क्रमबद्ध संरचना होती है, बाकायदा हर एक स्ट्रक्चर, इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, ये पहले से ही होता है, ठीक है। गणित की भाषा जो है असंकेतिक नहीं होती, गणित की भाषा जो है सिंबॉलिक होती है, मतलब सांकेतिक होती है। गणित एक रसहीन विषय, बहुत बिल्कुल बकवास है। गणित एक जो है रस वाला विषय, बड़ा आनंद आता है। अगर किसी को गणित में ज़रा सा भी में क्वेश्चन मैथ में इंटरेस्ट जग जाए तो बहुत मज़ा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। ये एक जो है मूर्त विषय है, यहाँ पे एक आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी। यहाँ पे जो निम्न विशेषताएं पाएंगे, एक मूर्त विशेषता है। इसकी जो संरचना होती है वो तार्किक होती है, व्यवस्थित संरचना होती है, सुसंगठित होती है, इसकी भाषा सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है। तो ये आंसर है। इन सभी पॉइंट्स में से कोई भी चीज़ें आपको स्विच करके दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधा आंसर तक पहुंच गया तो आपने क्वेश्चन आपका काम खत्म हो गया। आपको ये अगर क्वेश्चन का आंसर पता भी है तो भी चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया करिए। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इसका क्या आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत फास्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि कितना सिंपल सा भी आपको क्वेश्चन क्यों ना लगे, लेकिन आप चारों ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि आपके जब सीटेट के एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो वहाँ पे देने की बात अलग होती है, ठीक है। आपके समझने की क्षमता बढ़ाएगी कहीं ना कहीं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो टीचर को मैथ पढ़ाते वक्त किस बात का ध्यान नहीं देना है। तो देखिए गणित के व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि भाई गणित जो भी हम मैथ को पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, उसका व्यवहारिक जीवन से कुछ संबंध होना चाहिए, ठीक है। मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गणित बड़ा कठिन रूप में आप पढ़ाओ और बच्चे जो है कंफ्यूज रहे। ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे का जो है तार्किक क्षमता, उसके सोचने संज्ञानात्मक विकास बढ़े, है ना। मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाओ, बाकायदा बेसिक से पढ़ाओ। तो ये यहाँ पे इस बात का हो रहा है। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है। तो गणित में हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, वो है जातीय प्रतिष्ठा का उपाय। ये एक राष्ट्रवादी एजेंडा मालूम पड़ता है, ये एक राष्ट्रवादी एजेंडा है जो शैक्षणिक उद्देश्यों के बजाय मतलब बाहरी जो मूल्य होते हैं उन पर आधारित है। बात समझ गए। तो यहाँ पे जातीय प्रतिष्ठा एक राष्ट्रीयवादी एजेंडा हमें यहाँ पे मालूम होता है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। इस पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी सभी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वह उद्देश्य जो टीचर गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो एक ऐसा उद्देश्य जिसका टीचर गणित पढ़ाने के बाद में कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो उसका उद्देश्य है। यह सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है, यह सामाजिक नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको सांस्कृतिक और सामाजिक से जोड़ रहे होंगे, जबकि इसका आंसर है शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है। देखिए ये सभी ऑल ऑफ द एबव इस तरीके का अगर ऑप्शन आ जाए तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर डी हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसी मिसकंसेप्शन रहता है हमारे दिमाग में कि आंसर डी लगा देंगे, बहुत सारे आंसर डी लगा रहे होंगे, जबकि डी नहीं है। यहाँ शैक्षणिक उद्देश्य की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर विचार हमें करना है। वो क्या है? 5 + 3 = क्या होता है? 8 होता है, यह हम सभी को पता है। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो देखिए ये एक सीमित उत्तर वाला है जिसका 5 + 3 8 होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि मुक्त उत्तर वाला हमें प्रश्न क्या होगा? तो 5 + 3 का योग ज्ञात कीजिए, वही चीज है। ये तो भाई क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड क्वेश्चन है ना, बंद प्रश्न वाला है। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए? तो भाई 5 में 3 ही जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ये भी एक क्लोज्ड है। ठीक, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग जो है 8 हो सकता है। तो भाई 8 + 2 हो सकता है, 6 + 2 हो सकता है, 5 + 3 हो सकता है, 4 + 4 हो सकता है, 1 + 7 हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं निकल के आ सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, जहां पे पूछा जा रहा है भाई मुक्त उत्तर का मतलब होता है जिस प्रश्न के उत्तर कई दिए जा सके, कई उत्तर हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 + 6 भी हो सकता है, 6 + 2 हो सकता है, 4 + 4 भी हो सकता है, 5 + 3 भी हो सकता है ना। तो यहां पे इस तरीके से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? यहां पे क्लोज्ड जो है कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा है। तो देखिए जिसका उत्तर बिल्कुल सीमित हो, बंद सिरे वाला प्रश्न का मतलब होता है जिसका उत्तर सीमित हो, जिसके कई उत्तर ना दिए जा सके, बस एक ही हो, उसके अलावा कोई भी दाएं बाएं चेंजेस करके भी ना हो। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर 5 अंक हो। तो ऐसी 5 वाली सूची बहुत सारी हो सकती है भाई। 3 अंकों की सूची बनानी है तो भैया 150 हो सकता है, 255 हो सकता है ना, जिसमें बीच में जो है 5 होना चाहिए। कुछ भी लिख दो, 251 हो गया, है ना, 352 हो गया, 351 हो गया। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। बात यहां पे समझ गए? तो ये एक बंद उत्तर वाला प्रश्न नहीं है, ये खुला उत्तर है, मतलब ओपन जो है क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हम अपसारी प्रश्न कहते हैं। अगर हिंदी में बहुत बात करें तो अपसारी प्रश्न। यहां पे हमसे पूछ रहा है क्लोज्ड, मतलब अभिसारी प्रश्न के बारे में जवाब है। ऐसी 5 संख्याएं जो 2 समूहों में सूची बनाओ जिनका योग 50 हो। अब 2 समूह हो, एक समूह ये है और बी समूह ये है। अब इसमें ऐसी हम 5 संख्याओं का योग निकालना है। अरे भाई 10 + 10 + 10 ऐसे लिख दोगे 50 आ जाएगा। दूसरे में कुछ भी लिख दो यार, तो ये भी एक क्या बोलते हैं अपसारी प्रश्न है। ठीक है, और जो एग्जैक्ट सही आंसर है, जिन लोगों ने आंसर सही लगा है, वो है 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। तो 179, 180, 181, 182, 183, तो इस तरीके के कुछ 5 पूर्ण संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच की संख्याएं। ठीक, तो ये एक क्लोज्ड उत्तर वाला प्रश्न हो गया, अभिसारी प्रश्न हो गया। ठीक, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत सहायता प्रदान करते हैं। व्यवहारिक उपकरण, पहले बात तो ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। व्यवहारिक उपकरण जिससे हम बच्चों के जो है गणितीय क्षमता को हम बढ़ा सके, जैसे अबेकस, जियो बोर्ड हो गया, डाइस हो गया, बीट्स का प्रयोग करते हैं काउंटिंग के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए ये उपकरण हमारी बहुत सहायता करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आप अगर कोई सिलेबस निर्माण कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यार पेपर के लिए एक जरा सिलेबस बनाओ, तो आप किन चीज़ों का? भाई ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो एक दूसरे के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पर सह संबंध रखते हो, ये बात बिल्कुल होना चाहिए। अग्रदर्शी होना चाहिए। अग्रदर्शी का मतलब होता है फॉरवर्ड जो है प्रिंसिपल होना चाहिए, है ना, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो भविष्य को ध्यान में रख करके बनाए। ऐसा नहीं कि पिछड़ा हो, तकियानूसी वाले टाइप के नहीं, आज भी पुराने जमाने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे सिलेबस होना चाहिए जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसे हम अग्रदर्शी कहते हैं। अवकाश का सदुपयोग, ऐसा सिलेबस होना चाहिए जहां पे अगर कोई छुट्टियां उट्टियां दी जाएं तो उसका सही यूज किया जा सके। तो ये बिल्कुल यहां पे आंसर जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन डी। ठीक है, अग्रदर्शी के बारे में लिख लेना, आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे।
और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनका डब्बा गुल हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल इंग्लिश में नाम है, मतलब आगे बढ़ते हुए अपनी चीज़ों को ध्यान देना, तो पाठ्यक्रम भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्नलिखित में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति, एक तो तर्क करने लग जाते हैं बच्चे, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विचार शक्ति विचारों की क्षमता बढ़ जाती है, हर प्रश्न पर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ये सारी क्षमताएं इनको बढ़ जाती है। तो आंसर यहाँ पे आंसर होगा जो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन हमें यहाँ सत्य है सही चुनना है? तो ये शिक्षा नीति एक तो 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 की जो है व्यवस्था पर काम कर रही है। यहाँ पे वंचित समूहों के लिए जो है समावेशी कोष जो है स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, बालक बालिकाओं के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक वंचित समूहों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी यहाँ पे सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट बना चुका हूं, मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक साथ मैंने इसको बनाया है, और वो वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। ठीक है, उसके एक एक क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें का देखिए आंसर, तब तक गेस कर लिया होगा आपने आंसर। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है यहाँ पे 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित करना, ये बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? अब 2 अंकीय संख्या मतलब मान लीजिए कि 23 2 अंकी संख्या है, उसको 1 अंक वाली संख्या से गुणा करने के लिए हम सबसे बेहतर है इसको योग का क्रम विनियोग, योग गुण नहीं, योग का ये भी नहीं, गुणन और योग का वितरण के रूप में। हाँ, आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए ये क्वेश्चन का रूप पूछ रहा है। अब इस प्रक्रिया को अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा क्लास 1 क्लास 2 के, तो देखिए यहाँ पे बच्चों को हम कह सकते हैं 20×4 प्लस जो है 3×4, इस रूप में हम समझा सकते हैं। तो गुणन और योग पर वितरण के रूप में हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है, 20 रुपए के 4 नोट और 3 रुपया के 4 नोट, ऐसे जो है आप कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के नाप का संदर्भ पढ़ाने के लिए माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो माप पढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका होगा अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, नहीं, गलत होगा। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। आंसर हो गया 12वें का बी। अब देखिए, अप्रमाणिक माप का उपयोग के बाद पहले ये करना है, पहले अप्रमाणिक माप का यूज करना है, फिर हम प्रमाणिक जो है मापों का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे अगर हम देखें तो अप्रमाणिक माप का मतलब क्या होता है? अप्रमाणिक का माप होता है हाथ, अंगुली, डोरी, इन सब का प्रयोग करते हुए लंबाई चौड़ाई का पता लगाना। जैसे छोट क्लास पीजी एलकेजी यूकेजी में हम एक्टिविटी कराते हैं कि विच वन इज शॉर्टर, विच वन इज शॉर्टेस्ट, है ना, दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इस तरीके से करते हैं ना। तो हम ये बोलते ही तो हैं, हाथों का बोले दिस इज बिग बिग बिग, छोटा छोटा हाथ आगे बढ़ाते जाते हैं। इस तरीके से दो चीज़ों में हम तुलना करते हैं कि हम ये बोतल छोटी है कि विच वन बोतल इज शॉर्ट और विच वन बोतल इज शॉर्टेस्ट, इस तरीके से। तो बहुत सारी अप्रमाणिक हो गया। अप्रमाणिक में क्या होता है, हम लंबाई चौड़ाई बाकायदा फीता ईता कि ये सेंटीमीटर इतना है, ये इतना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सभी बातें आपको सुननी होगी, ये काम की बातें हैं, और इनको जरा सा भी नजरअंदाज, ऐसा ना सोचिएगा कि आपको इसका आंसर पता है और इसके अंदर का तर्क नहीं पता है तो भी आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। इसलिए सीडीपी को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है लेकिन ध्यान से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी मत करिए। मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मेरा, और 20 से 25 मिनट आपको देखना है
और उतना ही शांति से आपको देखिए, उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि तो किसी पैटर्न की पहचान करना, ठीक है, और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अब हम गणित में गणना संबंधी कौशल की बात कर रहे हैं, तो हम केवल एल्गोरिदम का प्रयोग करके तो नहीं बढ़ा सकते। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ा सकते हैं। तो 14वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी। हम क्या होता है, अगर हम बच्चों के अंदर गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना है तो हम बहुत सारी जो है क्लासेस में एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग कराएंगे। लर्निंग बाय डूइंग वाला जो है सिद्धांत, रचनात्मक अवधारणाएं प्रस्तुत करेंगे, बच्चे स्वयं से चीज़ों को करेंगे। बहुत सारे जो है ऐसे जो है बीड्स, धागों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे गणना करना सीख जाएं। जैसे 2+2 कितना होता है, तो इससे एक धागा होगा, उसमें हम बच्चा दो दो बीड्स डालेगा, फिर इधर से 2 बीड्स डालेगा, फिर इन तीनों चारों को काउंट करेगा, तो आंसर उसको निकल आएगा 4। इस तरीके से हम बच्चों को एक्टिविटी करना सिखाएंगे। ठीक है, गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए 15वें का आंसर यहाँ पे लगाने ट्राई करिए। तो मैथ जो होती है केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है? ये भी बिल्कुल नहीं। आमतौर पे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो ये एक लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है। तो सही आंसर है हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणित में तर्क कर पाने का सूचक है। तो गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देना कभी तर्क करने के अंतर्गत नहीं आता। ये तो आदमी रट भी सकता है ना। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो यहाँ पे 16वें का आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे परिकल्पना में निपुणता की क्षमता या फिर विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो बहुत सारे बच्चे बी और सी में आंसर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मुझे आंसर जो लग रही है यहाँ पे तर्क संगतता देने की, मतलब गणित में ऐसा तर्क कि भैया मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसका तर्क रूप में उत्तर दे रहे हैं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, तो आप बता रहे हो कि हाँ मैंने ये गणित के क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया और मैंने इस फॉर्मूले को क्यों सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ये सारा। तो यहाँ पे तर्क दे रहे हो तो क्यों का उत्तर दे रहे हो ना, कि ऐसा क्यों हुआ। परिकल्पना में निपुणता का मतलब होता है ये जो होता है ये वैज्ञानिक विधि आधारित होता है, ये बहुत ही क्लिष्ट होती है, बहुत अपर क्लास के लिए होती है। तो ये परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, ये वैज्ञानिक विधि आधारित होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? अब दो संख्याओं को विभाजित जब करते हैं तब हमें आंसर 4 निकलना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमें इनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं, बल्कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए बच्चों के अंदर। ये यही ऐसे ही प्रश्न तो रचनात्मकता बढ़ते हैं। जब भाई बच्चा एक प्रश्न के कई उत्तर देने लग जाए तो समझिए कि बच्चा आपका बहुत ही तर्क रूप में जीने लग गया है, अमूर्त रूप में है, अपनी गणितीय क्षमताओं को वो बहुत अच्छे से जो है जानता और बढ़ा रहा है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास तो होता ही है। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। तो दो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आएगा वो है 17 का डी। मुक्त सिरे वाले होने के कारण, मतलब मुक्त सिरे वाले का मतलब होता है अपसारी चिंतन वाले प्रश्न होने के कारण, अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अपसारी प्रश्न चिंतन होने के कारण ये बच्चे की जो गणितीय क्षमता को बढ़ाते हैं, ये मूर्त क्षमता को बढ़ाते हैं, बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कुछ शब्दावलियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तर्क करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, तो 8/2 इजिकल टू 4 होता है, यही तो है। 12/3 इजिकल टू 4 होता है, यही तो है। 20/5, 5 को 20, यहाँ पे भी 4 आंसर आ गया। 100/25 कर दिया तो भी आंसर 4 आ गया। तो
इस तरीके से देखिए हमने इसके कई उत्तर दिए, है ना। तो यही इस तरीके से हम इसको कहेंगे अपसारी प्रश्न, ठीक है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? तो देखिए ऐसे जो कथन वाले प्रश्न होते हैं हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन भूले बिसरे कभी कभी आते जरूर हैं। तो ऐसा है कि आप इनको एक साइड में नोट कर लिया करो, और इसका आंसर पियर्सन है। इसको बस इतना नोट कर लो, और पेपर जाने से पहले एक बार जो है दिमाग में रट्टू तोता वाला काम कर लो, है ना, अगर टाइम समय मिल जाए तो। और हो सकता है कि आप दो, आपने लिखा 15 थे, आप पढ़ के गए दो ही तीन, और हो सकता है अंदाजन वो ही फंस गए, तो आपका एक नंबर जो है प्रॉफिट में चले जाओगे ना। तो इससे ये फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो ऐसा कौन सा है ये इन चार ऑप्शंस में जिसमें गणित का प्रयोग ही नहीं हो रहा है? तो सीता जो है सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। जब सब्जी खरीदोगे तो पैसा दोगे, उसको पैसा दोगे कि भैया ये 1 किलो गाजर है, 1 किलो आलू है, और 1 किलो ये जो है 5 रुपए की धनिया भी है, इसमें मिर्च भी है, इस तरीके से। तो वो कुछ होगा कि भैया 20 रुपए किलो है, या 250 ग्राम मिलेगा, ये इस तरीके से आप काउंट करोगे। तो यहाँ पे गणित का प्रयोग हो रहा है। रमन अपने पिता की दुकान पर बही खाता की जांच कर रहा है। भाई अकाउंट चेक कर रहा है कि क्या जांच खाता में क्या है, किसके उधारी है, किसको लेन देन है, कितना आया कितना गया, इस तरीके। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अब काम कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है इससे तो नहीं पता, तो यहाँ पे गणित का कोई यूज नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पे गिनना हो गया, तो यहां पे भी गणित का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। गणित खेल और पहेलियां सहायता करते हैं। अब गणित में जो होता है वो खेल और पहेलियां किस रूप में सहायता करते हैं? गणितीय खेल तो गणित के प्रति एक तो सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायता करते हैं। तो गणित के प्रति जो बच्चे के अंदर एक सकारात्मक जो ऊर्जा डेवलप होती है, सकारात्मक अभिवृत्ति, एटीट्यूड डेवलप होता है ना, उसमें सहायता करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक। गणित और प्रतिदिन के विचारों से संबंध स्थापित करने में, भाई जो पहेलियां होती हैं ये खेल आधारित होती हैं, और इसी खेल को हम वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। तो ये हमारे जीवन से जब जुड़ेंगी तभी तो हमारे दिन प्रतिदिन के जो है दिनचर्या से जुड़ेंगे, तभी तो हम गणित से संबंध जो है जोड़ पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, भाई ये क्या होता है, पहेलियां जो होता है रोचक होती है, सस्पेंस छुपा होता है, तो इसमें आनंद जो है छुपा होता है। इसमें क्वेश्चंस का आंसर देने में, ढूंढने में, सोचने में मजा आता है। समस्या समाधान कौशल को तो इस तरीके से हम देखें तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। बहुत सारे बच्चे जो है गलत भी लगा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि किसी कक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, अगर कोई क्लास के बच्चे की जो उसकी कॉपी है, टेस्ट कॉपी है, उसका जो है टेस्ट कॉपी मूल्यांकन दो टीचर के द्वारा करने पर अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। मतलब एक टीचर ने मान लीजिए 30 में से उसको 25 नंबर दिया, और एक टीचर ने उसको 30 में से 15 नंबर दिया। तो यहाँ पे तो परीक्षा में कमी थी, क्या थी? वैधता में कमी थी, वस्तुनिष्ठता में कमी थी, उसके पेपर के स्तर में कमी थी, या विश्वसनीयता। तो यहाँ पे इस बात ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है रिलायबिलिटी से। इसका संबंध है रिलायबिलिटी इज इक्वल टू एक रूपता। ये दोनों शब्द यूज किए जा सकते हैं, नोट कर लेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक रूपता, या फिर हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अब ये क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। जो बार बार मूल्यांकन करने पर एक परिणाम समान हो, कोई भी चीज हो, मूल्यांकन चाहे कितनी बार भी क्यों ना हो, लेकिन मूल्यांकन बहुत प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दिया। भाई बच्चे का भविष्य का सवाल होता है, बच्चे के ग्रोथ का सवाल होता है, बच्चे के शैक्षणिक विकास का सवाल होता है। इसलिए मूल्यांकन चाहे बार बार हो चाहे एक बार हो, परिणाम हमेशा समान ही होना चाहिए, ठीक है। 19-20 का फर्क हो सकता है कि मान लीजिए एक टीचर की सोच है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर कम लिखा है, इसलिए इसमें एक नंबर कम है। वो टीचर कह रहा है कि भाई एक नंबर इसमें ज़्यादा देना चाहिए, मुझे तो लगता है बढ़िया लिखा है। तो वो अलग है कि भाई 25, एक टीचर ने कहा 25/30 25 नंबर आएंगे, और एक ने कहा भाई 24 24.5 नंबर आएंगे। पर इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा 10 नंबर ला रहा है और एक टीचर से जो है 25 नंबर ला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका संबंध है सीधा बस विश्वसनीयता से, एक रूपता से, कंसिस्टेंसी से, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने आपको बोली है उन सभी को नोट कर लेना चाहिए आपको। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये कथन किसका है?
तो इसका सही आंसर है गुड्स। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो गणित के शिक्षण में जो मूल्यांकन का उद्देश्य वो नहीं है, वो यहाँ पे कौन सा है? तो पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य बिल्कुल है। बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, तो यहाँ पे ये जो है तर्कसंगत आंसर नहीं लगता। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, जब मूल्यांकन करोगे तभी तो नए नए जो है टीचिंग स्किल्स जो है, नए नए टीचिंग जो है स्ट्रैटेजी लेकर के आओगे बच्चों के अंदर। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, तो जो सही नहीं है आंसर, जो उद्देश्य नहीं है, वो आंसर हो गया बी। एक बच्चा वर्ग और आयत के गुणों के बीच संबंध समझता है। मैंने आपसे ये कहा था कि ये वैन हिले का सिद्धांत मैंने अभी ही कुछ दिनों पहले इसे पढ़ाया है, आपको वो देख लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका लिंक जो है इस वीडियो के आखिर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वैन हिले जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि बच्चे ज्योमेट्री कितनी आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और ज्योमेट्री के वो किस स्तर पे, इसको बाकायदा उन्होंने स्तर वाइज समझाया था। जैसे पियाजे ने 4 चरण दिए थे, वैसे ही ज्योमेट्री को समझाने के लिए उन्होंने 5 चरण दिए थे। उन्हीं में से एक चरण यहां है कि दो क्वेश्चंस के बीच में, दो चित्रों के बीच में गुणों के बीच संबंध को दर्शा रहा है। तो यहां पे आंसर होगा अनौपचारिक निगमन। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी होगा। अगर ये क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल कंप्लीट नहीं आता, थ्योरी के रूप में नहीं आता कि विश्लेषण में क्या होता है, अनौपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है, दृश्यीकरण में क्या होता है, दृढ़ता में क्या होता है, तो आपको टॉपिक जरूर देखना चाहिए। मेरे लिंक में जाइए, बाकायदा अच्छे से देखिए। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का मूल उद्देश्य है। तो संख्या पद्धति हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो भैया हम संख्या पद्धति इसलिए पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मूल उद्देश्य होता है कि संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? हम गणित की शिक्षा का मुख्य हमारा ध्येय क्या है? तो 26 का आंसर क्या है? तो ये ज्यामिति के जो प्रमेय होते हैं और उनको जो है सृजन करना, स्वतंत्र रूप से कुछ नया क्रिएट करना प्रूफ्स के साथ, ये हमारा मूल उद्देश्य है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चे के अंदर अपनी अपनी गणितीय क्षमताएं होती है, उसको हमें तराशना होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी एग्जैक्टली सही आंसर होगा। वैन हिले के स्तर, वैन हिले के कितने स्तर हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 5 स्तर हैं। तो जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह कौन सी है? तो वैन हिले जिन्होंने भिन्न के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में, इसके बारे में, इन्होंने कहा ज्यामितीय चिंतन के अवस्थाओं के बारे में बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को कितने आसान तरीके से सीख पाएंगे। इसके लिए इन्होंने कुछ एक तरीका बताया कि भैया बच्चों को अगर ज्योमेट्री सिखाना है तो इन कुछ 5 चरणों से होकर के निकलने दो, गुजारो उनको। ठीक है, इन 5 चरणों से ही बच्चा जो है अपने ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से, ज्यामितीय अवधारणाओं को समझ पाएगा। ठीक, अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जहां पे अबेकस, जियोबोर्ड, है ना, ये सभी चीज़ों का जो है प्रयोग किया है। इन सभी क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अबेकस का प्रयोग जो होता है वो होता है गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप से समझने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। 28वें का बी एग्जैक्ट सही आंसर है। वैन हिले के स्तरों के अनुसार क्यों वाले प्रश्न किस स्तर से संबंधित है? जब आपसे पूछा जाए क्यों हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे इसका संबंध जो है, क्यों का संबंध है, ये क्यों जो चीज होती है वो दो चीजों के बीच में संबंध को, उस प्रश्न के संबंध को दर्शाता है। तो 29वें का आंसर हो गया अनौपचारिक निगमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या सम्मिलित होगा? तो भैया निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि छात्र की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। ठीक है, कि बच्चा प्रश्नों को सही से समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इन सारी चीज़ों की बात हो रही है।
तो यहाँ पे इसकी प्रतिपुष्टि देना। कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रति को देखना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। तो हमारे अनुसार यहाँ पे ए, सी और डी एग्जैक्ट आंसर। गणित में न्यूनतम एवं मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे नहीं होगा। देखिए जो आंसर सही है वो है अवधारणा समझ का विस्तृत प्रतिपुष्टि, मतलब बाकायदा विस्तृत फीडबैक बनाना, ठीक है। और उसका संपूर्ण वर्ष में पूरे साल जो है बच्चे की छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन हम किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों की जो है जो न्यूनतम स्तर को जानना होता है, मूल्यांकन से हम ये जान पाते हैं कि बच्चा कहाँ है कि, तो यहाँ पे तो ए, सी और डी एग्जैक्टली सही आंसर होगा और सी यहाँ पे गलत होगा और बी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा पेडागोजी जो मैथ का वो समाप्त हो जाता है। वीडियो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आंख बंद करके मेरी बातों को, मेरे क्वेश्चंस को, मेरे थ्योरी को, सब कुछ आंख बंद करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो मैं आपको एक भी बकवास न्यूज़ नहीं देता हूँ, सिर्फ मेरा मटेरियल आपको पढ़ाई से रिगार्डिंग है और कोई भी पेड बैच नहीं है, सब कुछ फ्री है। सारा मटेरियल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सब फ्री है और उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लाइक करना बिल्कुल में मत भूलिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।